हेलो बच्चों, आज के हम अपने इस वीडियो के अंदर संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, संक्षारण। एक छोटा सा टॉपिक और भी रह गया है, निकल कैडमियम से। ठीक है, इन दोनों का बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है संक्षारण। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉरोजन। ठीक, कॉरोजन का मतलब होता है जंग लगना। आपने वर्ड बहुत सुना होगा, जंग लगना किसे कहते हैं। आपने देखा होगा लोहे का जितना भी सामान आपके आसपास देखते हैं आप, जिन पर पेंट नहीं होता है, बारिश के दिनों में क्या होता है कि उसके ऊपर जो होता है वो ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस बन जाता है, एक पदार्थ बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। और इसकी वजह से, इस जंग के बनने की वजह से क्या होता है कि आपकी धातु जो होती है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घरों में कई बार लोहे का कोई गेट लगा हुआ होता है और उस पर पेंट नहीं होता है। लगातार जब कभी बारिश होती है तो वायु की उपस्थिति में उस लोहे के गेट के ऊपर जो होता है वो जंग लग जाती है। ठीक है, फिर आप उस जंग को सैंड पेपर यानी कि रेगमाल से क्लीन कर देते हैं। आपको लगता है कि जंग हट गई, लेकिन आपको पता है उस जंग की वजह से लोहे की जो पहली लेयर होती है, पहली परत होती है, वो खराब हो जाती है। आपने दरवाजे को अभी भी पेंट नहीं किया, 2-3-4 सालों तक इस तरीके से हर बारिश के मौसम में और हर बार पानी के भीगने की वजह से या वायु में नमी होने की वजह से उस दरवाजे पर जंग लगती रहती है और छूटती रहती है, लगती रहती है और छूटती रहती है। और एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि उस दरवाजे के अंदर जो होते हैं बड़े बड़े फूट हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दरवाजे पर लगने वाली उस जंग ने क्या किया, दरवाजे को पूरी तरीके से ईटन अप कर लिया, माने कि उसे खा लिया। ठीक है, तो आप देखिए वो जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस लोहे के गेट पर बार बार लग रहा है उसको हम जंग कहते हैं, और उस जंग की वजह से आपका दरवाज़ा पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, आपकी पूरी धातु जो होती है वो बेकार हो जाती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण या करोजन। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको लोहे का दिया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि संक्षारण जो होता है वो सिर्फ लोहे के अंदर होता है। जितनी भी क्रियाशील धातुएँ होती हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे मैंने लोहे का एग्जाम्पल आपको दिया, बिल्कुल ऐसे ही आप कॉपर का उदाहरण ले सकते हैं। आपके घरों में कॉपर का बर्तन होगा, आप उसमें रोज़ पानी रख के पीजिए, रोज़ पानी रख के पीजिए और उसको क्लीन मत करिए। आप देखिए दिन में आप उस पानी को पीने के बाद कुछ देर उसको खुला छोड़ देते हैं तो नमी उसके अंदर होती है, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके वो भी क्या करता है, संक्षारित हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ग्रीन कलर का उसमें एक सब्सटेंस बन जाता है, एक ऑक्साइड बन जाता है। तो आप देखिए क्या होता है कि कॉपर भी संक्षारित हो रहा है। इसके अलावा आपने चांदी के बारे में देखा होगा और सुना भी होगा कि चांदी की कोई भी चीज़ आप पहन लीजिए, ठीक है, जब आप लगातार पानी में काम करते हैं या आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, वो उस नमी के साथ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके भी अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेती है, और इस तरीके से जो चांदी होती है वो काली पड़ जाती है। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दे दिए, चांदी है, इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि लोहा है, इसके अलावा कॉपर है। ये सब क्या होती है, ये धातुएँ वायु की ऑक्सीजन के साथ नमी की उपस्थिति में क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेती हैं रसायनों की, रासायनिक पदार्थ की, ऑक्साइडों की, और इसकी वजह से आपकी धातु पूरी तरीके से ख़राब होने लगती है और इस तरीके से धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है। इसी क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर कंसाइज कर रही हूँ कि प्रकृति में पाई जाने वाली कुछ क्रियाशील धातुएं जैसे लोहा, जैसे कॉपर, जैसे चांदी, ये वायु के संपर्क में आते हैं और नमी की उपस्थिति में अपनी सतह के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। ठीक है, या कुछ अन्य रासायनिक यौगिक बना लेते हैं, जिससे धातु जो होती है वो खराब होने लगती है। इसी क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो इस संक्षारण की वजह से क्या होता है, हर साल हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप देखिए पुल हैं बहुत बड़े बड़े जो लोहे के पिलर्स पे खड़े होते हैं, ठीक है, या पुल की जो साइडों में साइड्स लगी होती हैं वो लोहे की होती हैं, रेल की पटरियाँ लोहे की होती हैं, और न जाने क्या क्या जो होता है वो लोहे का होता है। वो हर साल जो होता है वो संक्षारित होता रहता है, जिससे गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता है। ठीक है, इस संक्षारण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि संक्षारण की क्रिया विधि क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि संक्षारण की क्रिया होती कैसे है। याद रखिए, जब भी कभी बारिश होती है और बारिश का पानी जब गिरता है, तो जब वो लोहे के ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, लोहे की वस्तुओं के ऊपर गिरता है, तो वो लोहा जो है स्वयं एनोड का काम करता है। क्योंकि पूरे चैप्टर में आपने ये हमसे पढ़ा था कि जिन
चीज़ों के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा होती है, हम उसका एनोड बनाते हैं। तो आप देखिए जो लोहा होगा वो एनोड का काम करेगा, और वो जिस जगह गिरता है, ठीक है, माने सॉरी, लोहे के ऊपर जिस जगह पानी गिरता है, नमी आती है, वो नमी जो होती है वो एक तरीके से विद्युत अपघट्य का काम करती है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि ऊपर से आने वाला पानी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके अपने साथ H2CO3 बना लेता है। तो ये आपको क्रिया के अंदर दिखाऊंगी। तो वो ऊपर से आने वाला जो CO2 वाला वाटर होता है, दैट इज़ H2CO3 होता है, वो विद्युत अपघट्य का काम करता है। और जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, मैंने बोला ना ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है, तो वो कैथोड का काम करती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोहे में और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता लोहे में है और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ऑक्सीजन में है। तो इसलिए क्या होगा कि लोहा एनोड का काम करेगा और जो आपकी ऑक्सीजन है वो कैथोड का काम करेगी। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म क्या है, माने कि क्रिया विधि। बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी, बट आपको बस ये याद रखना है एनोड का काम कौन कर रहा है। देखिए हम लोहे की जंग की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है लोहा, ठीक, और वायु की उपस्थिति, इसका मतलब वायु में जो प्रॉपर ऑक्सीजन है वो काम करेगी, वो कैथोड, और लोहा खुद एनोड। और मैंने कहा था नमी की उपस्थिति में वो जो नमी आएगी वो नमी विद्युत अपघट्य का कार्य करेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या है। राइट, विद्युत अपघट्य आपका H2CO3 है। तो पहले इसे क्लियर कर लेते हैं कि ये कहाँ से आया। तो मैंने क्या कहा, बारिश के दिनों में जो पानी आता है जनरली उसकी प्रेजेंस में, या फिर आपके घर से लगातार आप रोज़ क्लीनिंग करते हैं, तो अगर आयरन के ऑब्जेक्ट पे लगातार पानी डालेंगे और वायु उसे मिलेगी तब भी ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में CO2 गैस है, और CO2 गैस को जब थोड़ा सा पानी मिलता है तो CO2 गैस उस वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर क्या बना लेती है, H2CO3। आप चेक करिए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन आपके 3 है, ऑक्सीजन 3 है। तो आप देखिए कार्बोनिक एसिड बनता है। तो यही कार्बोनिक एसिड मैंने यहाँ लिया है आपको बताने के लिए कि ये कार्बोनिक एसिड जो है वो विद्युत अपघट्य का काम कर रहा है। ठीक है, तोड़ना आपको आता है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2H पॉजिटिव में 2H प्लस अलग हो जाएंगे, प्लस CO3 डबल निगेटिव में टूटेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है वो आइंस मिल जाएंगे। राइट, ये तो आपका विद्युत अपघट्य था। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एनोड की। और मैंने आपसे कहा था एनोड पर कौन आएगा, Fe। जिंक की तरह आप एक बार फिर ये बात जान लीजिए कि जब आप डी ब्लॉक के तत्व हमसे पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगी मैं Fe और Zn दोनों डी ब्लॉक के हैं, और डी ब्लॉक की साधारण ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +2 होती है। तो यहाँ पर भी आयरन की ऑक्सीकरण संख्या साधारण वाली +2 होगी। तो जाहिर सी बात है एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होने वाली है, इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन निकालेगा, और साधारण ऑक्सीकरण संख्या 2 होने की वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर Fe डबल प्लस बना देगा। और देखिए बात करते करते आपको ये इक्वेशन याद हो गई। ठीक है, तो एनोड का काम ये कर रहा है। तो आइए देखते हैं कैथोड पे क्या होता है। तो देखिए कैथोड पर हमने आपको बताया, ये एनोड पर हो गया आपका, ये बॉक्स बंद कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कैथोड की। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा, इसे आप यहाँ लिख लीजिए चाहे तो। कैथोड पर जो है वो ऑक्सीकरण की जगह कौन सी क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रही है। तो आप देखिए ऑक्सीजन आ रही है और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है, क्योंकि बाहर कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा करना है तो 8 होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 लेगी और मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे, 4। अब आप कहेंगे मैडम निकल तो केवल 2 ही रहे हैं, आप खर्च 4 कर रही हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन जब ये O डबल नेगेटिव, आपको पता है जब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तो O पर डबल नेगेटिव आएगा, दूसरी ऑक्सीजन पर भी डबल नेगेटिव आएगा, और इस नेगेटिव को अब पॉजिटिव चाहिए। तो अब हम इसे पॉजिटिव कहाँ से देंगे, ऊपर से दे देंगे। ऊपर आपके पास आप देखिए H प्लस है देने के लिए, लेकिन एक ऑक्सीजन जो है वो 2H प्लस लेती है। राइट, तो हमें दोनों ऑक्सीजन के लिए 4H प्लस चाहिए। तो ये चारों H प्लस हम ऊपर से लेने वाले हैं, और जब हम ऊपर से लेंगे तो हमें ऊपर वाले समीकरण को भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 4H प्लस हो गए, हमने ये चारों H प्लस ले लिए
और लेने के बाद जब मैंने इस ऑक्सीजन को दिए तो 2H प्लस दो मतलब O डबल माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे और बारी बारी से कितने पानी बना लेंगे, 2 पानी बना लेंगे, राइट। ये क्रिया आपकी हो गई कैथोड पे। तो ये आपकी एनोड की क्रिया है, ये आपकी कैथोड की क्रिया है। अब आप इन दोनों क्रियाओं को जोड़ देंगे जैसा आप हर सेल में करते थे। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 से 2 इलेक्ट्रॉन आपके मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वेशन के आपके कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, आप देखिए इधर आपके पास बचा Fe और आपके पास बचा है कितने Fe आपके पास 2, और क्या बचा है आपके पास ऑक्सीजन, और क्या बचा है आपके पास 4H प्लस। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये एरो लगे हुए हैं, एरो का मतलब तीर, और इनके इधर वाली चीज़ आप अभिकारक में लिखोगे, उधर वाली चीज़ जो है वो उत्पाद में लिखोगे। तो आपके अभिकारक में 2 Fe आ गए, एक O2 आ गया, 4H प्लस आ गए। एरो के बाद आप क्या करेंगे 2 Fe डबल प्लस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। और 2 Fe डबल प्लस के साथ ही साथ आपको कितने पानी मिलेंगे, 2 पानी भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ज़रा ओवरऑल अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। 2 Fe डबल प्लस हैं और एक ऑक्सीजन है और आपके 4H प्लस हैं, और एरो के बाद आप देखिए आपका क्या बन रहा है 2 Fe डबल प्लस बन रहे हैं, ठीक है। और आपको साथ में 2 क्या मिल रहे हैं, वाटर मिल रहे हैं, ठीक है। एक बार इस अभिक्रिया को हम और समझ लेते हैं क्योंकि अभी हमारी रस्ट नहीं बनी। क्या होगा अब जो आपके ये उत्पाद बने हैं Fe डबल प्लस और 2 वाटर, ठीक है। मैं तीसरी अभिक्रिया को ऊपर लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन समझाने से पहले आप इसको एक बार और क्लियर कर लीजिए। आप पढ़ रहे थे हमसे संचारण। संचारण में क्या होता है, लोहा, चांदी और कॉपर जैसी धातुएं जो होती हैं वो वायु के साथ नमी की उपस्थिति में, देखिए वायु के साथ नमी की उपस्थिति में क्रिया करके अपनी धातुओं के अपनी सतह के ऊपर क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड बना लेती है। तो अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी बनेगा, ठीक है। और वो जो ऑक्साइड बनेगा आप उसका फॉर्मूला देखिएगा Fe2O3.XH2 होगा। इसी को हम जंक कहते हैं, इसी को हम रस्ट कहते हैं। देखिए उस अपनी सतह पर क्या बना लेती है, अपना ऑक्साइड बना लेती है, इसी को हम जंक कहते हैं। और जंग की वजह से धातु धीरे धीरे खराब हो जाती है और इस क्रिया को हम संचारण कहते हैं। आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया था। मैंने आपको बहुत प्यार से बात समझाई कि 3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, लोहा, वायु की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति में अपने ऊपर क्या बना रहा है, ऑक्साइड की एक लेयर जिसे हम जंग लगना कहते हैं। धातु इससे खराब हो जाती है, इस क्रिया को संचारण कहते हैं। तो आपके पास तीनों चीज़ें हैं, लोहा वो एनोड का काम करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगी क्योंकि वो अधातु है, और विद्युत अपघट्य का काम आपकी नमी करेगी, लेकिन उस नमी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए। तो देखिए जब सबसे पहले आप विद्युत अपघट्य लिख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पानी के साथ मिलती है तो वो एक अम्ल बनाती है जिसे हम H2CO3 कहते हैं। तो जब ये टूटता है तो आप इसको तोड़ सकते हैं 2H प्लस और CO3 डबल माइनस में, ठीक है। टूटने के बाद इस क्रिया में ये H प्लस इससे जुड़ भी सकता है, इसलिए ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी, माने कि रिवर्सिबल होगी, आगे भी जा रही है और पीछे भी आएगी, ठीक है। अब एनोड पर आप जितनी भी सल्फड़ी आप यही पढ़ते आए हो कि वहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसमें लोहा आएगा और लोहा चूँकि डी ब्लॉक का तत्व है, जिंक की तरह वो भी अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के डबल प्लस बनाएगा, राइट। और कैथोड पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन आएगी, ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन लेती है, एक ऑक्सीजन 2 लेती है, तो 2 ऑक्सीजन कितनी लेंगी, 4, तो हम ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। हमको पता है यहाँ वो डबल माइनस बन चुका है। अब डबल माइनस को कैंसिल करने के लिए ऊपर से पॉजिटिव आएंगे, एक O डबल माइनस को 2H प्लस की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 O डबल नेगेटिव को 4H प्लस की ज़रूरत पड़ेगी, और इस तरीके से चारों H प्लस इसके साथ क्रिया करके क्या बना लेंगे, 2H2 बना लेंगे, राइट। अब आप क्या करेंगे, ओवरऑल जब अभिक्रिया करेंगे तो ऊपर से 4 इलेक्ट्रॉन नीचे के 4 इलेक्ट्रॉनों से कैंसिल कर देंगे, और आपका देखिए ये Fe नीचे आ जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन आ जाएगा 4H प्लस, चूँकि एरो के इधर का पार्ट है तो हमने इधर लिख लिया। एरो के उधर आपके पास 2 Fe डबल प्लस हैं और 2 वाटर है। क्रिया अभी ख़त्म नहीं हुई और जल्दी से हम क्रिया को ख़त्म करते हैं। आप देखिए आपके पास इस वक्त उत्पाद के फॉर्म में Fe डबल प्लस और 2 वाटर हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि उत्पाद के रूप में आपको सबसे पहले एनोड कैथोड की क्रिया पर Fe डबल प्लस के साथ वाटर प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखिए
जब आपको यहाँ पर वाटर मिल गया और फिर डबल प्लस मिल गया तो वो ऐसे ही नहीं रुके रहते हैं। ये उत्पाद वायु की ऑक्सीजन के साथ, आप इसे हाफ O2 लिख दीजिए, वैसे ये लिखना ठीक नहीं, इसी रिएक्शन में आधा मॉलिक्यूल भाग तो नहीं लेता, लेकिन बाद में हम 2 से गुणा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी आपके उत्पाद बने थे, देखिए ये आपके उत्पाद अभी पहली वाली अभिक्रिया में बने थे, ऑक्सीजन के साथ और क्रिया करेंगे और क्या उत्पाद बनाएंगे। अब इस बार उत्पाद आप नीचे देख लीजिए। अब आपको याद रखना है कि Fe यहाँ डबल प्लस फॉर्म में है, ठीक है। तो Fe जो होता है वो डबल प्लस से ट्रिपल प्लस में आ जाएगा। आज फिर आपको एक बात यहाँ पढ़नी है कि जब भी कोई धातु एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है तो उसके लिए 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक अस और एक इक। कम वाली ऑक्सीकरण संख्या के लिए अस, ज़्यादा वाली के लिए इक। तो ये आपका हो जाएगा फेरस और ये आपका हो जाएगा फेरिक। तो क्या होने वाला है, अब Fe डबल प्लस जो है वो वायु की ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा, सोचिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखती है, तो वो इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी। जब वो और इलेक्ट्रॉन निकालेगी, एक Fe डबल प्लस में से 1 निकाल लेगी, दूसरे में से 2 निकालेगी, तो देखिए उस ऑक्सीजन के तो 2 नेगेटिव पूरे हो गए। और ये जो दोनों Fe डबल प्लस थे ये किस में बदल गए, ट्रिपल प्लस में। नाउ दे विल रिएक्ट, ठीक है। और जब वो आपस में क्रिया करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये चार्ज यहाँ आता है, ये यहाँ चला जाता है, तो आपको मिलेगा Fe2O3। क्या मिलेगा, Fe2O3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ बस याद रखनी है कि इसने ले लिए होंगे, इसने दे दिए होंगे और Fe पर +3 आया होगा और +3 आने के बाद उसने O डबल निगेटिव से जब क्रिया की होगी तो क्या बनाया होगा, Fe2O3। तो इस तरीके से आपका Fe2O3 बन जाएगा। अब देखिए आयरन आपके पास 2 है और ऑक्सीजन आपके पास 3 हो गए, 2 1 जा 2 माने कि 2 एकम 2 और ये आधा का मतलब हुआ 2 एकम 2/2 का मतलब 1 ऑक्सीजन। तो कुल मिला के 2 और 1 3 ऑक्सीजन आपको जो है वो मिल चुके हैं, वो आपका काम हो गया। आपके पास ये बच गए, ये H+ हैं, कितने, 2 दूनी 4। और अब आप देख लिए आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ऊपर वाली अभिक्रिया में भी 2 दूनी 4+ है, नीचे वाली अभिक्रिया में भी 4+ है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका ये बनता है तो अब ये क्या करता है, ये जो नमी होती है उस नमी में से X वाटर लेता है। X का मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, X का नंबर फिक्स नहीं है। और इस तरीके से फाइनली आपका क्या बनता है, Fe2O3.XH2O बन जाता है। और Fe2O3.XH2O को ही हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। रस्ट का मतलब जंग कहते हैं। तो देखिए लोहे ने अपनी सतह के ऊपर क्या बना लिया, अपना ऑक्साइड बना लिया। तो बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, पहले आपको एनोड पे क्रिया करानी है, फिर आपको कैथोड पे क्रिया करानी है, दोनों को जोड़ लेना है। दोनों को जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद आप जब ओवरऑल अभिक्रिया लिखेंगे तो नीचे जो उत्पाद आपके आएंगे, ठीक है, उन उत्पादों को ऑक्सीजन देने के बाद आपको Fe2O3 मिलेगा और फिर उसको थोड़ी नमी और देंगे और फिर आपका फाइनल जो है वो जंक बन जाएगी, ठीक है। रोकने का तरीका मैं आपको बताना चाहती हूँ। रोकते कैसे हैं जंग को, सबसे पहला है पेंटिंग, ठीक है। आप लोहे के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर पेंट लगा दीजिए। पेंट करने से वो वायु के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा, नमी के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा, इस तरीके से आप बच जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात आप क्या करिए, आपको पता ही होगा पेंट के अलावा आप क्या करिए कि उनको जो है गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, गैल्वेनीकरण कर दीजिए। अभी गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो याद रखिए गैल्वेनीकरण में हमें जिस धातु को बचाना होता है उसको अंदर रख लेंगे और उसके ऊपर जो है उससे अधिक क्रियाशील धातु की प्लेट लगा देंगे, एक परत चढ़ा देंगे। जैसे अगर मुझे लोहे को बचाना है तो मैं लोहे के ऊपर अगर जिंक की परत लगा दूं तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है, लोहे की अपेक्षा। तो बाहर जितनी भी जिंक की कोटिंग है वो अपना ऑक्सीकरण करा लेगी और लोहे को बचा लेगी, क्योंकि देखिए पूरी अभिक्रिया में आपने देखा लोहा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, यानी लोहे का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो इस क्रिया में क्या होगा कि जब आप गैल्वेनीकरण करते हैं तो आपको जिस धातु को बचाना है उसके ऊपर ज़्यादा क्रियाशील लगा दो। तो चूंकि ऊपर वाली धातु ज़्यादा क्रियाशील है तो वो वायु से क्रिया कर जाएगी, वो अपना ऑक्सीकरण कर देगी, उसका क्षरण हो जाएगा, वो खराब हो जाएगी, लेकिन अंदर वाली लेयर को कुछ भी नहीं होने देगी, राइट। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी धातु को संक्षारित होने से
बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड थे धातु को संक्षारित होने से बचाने के। ठीक, बस आपको इतना याद रखना है, गैल्वेनीकरण में आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर ज़्यादा क्रियाशील जिंक लगा देते हैं। जिंक अपने आप ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आयरन को कुछ होने नहीं देगी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट संक्षारण। संक्षारण आपका ख़त्म हो गया। बहुत जल्दी से हम निकल कैडमियम सेल की समीकरण देखेंगे और लेक्चर को ओवर कर देंगे। ठीक है, निकल कैडमियम सेल में हमने आपको सेल का कंस्ट्रक्शन नहीं बताना है। वैसे आपके सिलेबस में निकल कैडमियम सेल की रिएक्शन भी नहीं दी है, बस अब आपको हिंट दे रहे हैं, कभी कभार एग्जाम में आ जाती है। तो देखिए, निकल कैडमियम सेल में आपको छोटी सी बात करनी है कि इसमें एनोड किसका बना होगा, कैथोड किसका बना होगा, एनोड किसका बना होगा। एनोड जो होता है वो CD का बना होता है, कैडमियम का। ये भी डी ब्लॉक का तत्व आपको याद रखना होगा। और कैथोड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। पूरे चैप्टर में आप ये बात पढ़ते रहें कि ग्रेफाइट जो होता है वो अक्रियाशील होता है, और विद्युत अपघटय का काम जो होता है वो कौन करता है, NiOH का होल थ्राइस करता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात क्या है जो आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण बात ये है कि बिंदु ये है कि आपका जो Na है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आप देख लीजिए +3 है। ठीक है, और वो बदल जाएगी किसमें, +2 में। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक बार डिटेल में कि निकल कैडमियम सेल में हमारा एनोड किसका बना हुआ है, कैडमियम का। ठीक है, और तो फिर एनोड पर क्या क्रिया होगी, एनोड पर CD अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और क्या बना लेगा, CD++। चूँकि कैथोड हमारा ग्रेफाइट का बना है और आप जानते हैं ग्रेफाइट अक्रियाशील होता है, तो जाहिर सी बात है NiOH का होल थ्राइस आकर वहाँ क्रिया करेगा। तो आइए देखिए, कैथोड पर क्या होगा, NiOH का होल थ्राइस आएगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और हमें पता है क्या बन जाएगा, Ni++ बन जाएगा। राइट, तो अब देखिए आपको यहाँ क्या बना लेना है, NiOH का होल ट्वाइस बना लेना। ठीक, जब आपने ट्वाइस बनाया, यहाँ से एक OH बचा होगा। एक OH कोई ऐसी स्पीशीज़ बनाता नहीं है, क्योंकि ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो आपको नीचे भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। तो जब आप 2 से गुणा करेंगे तो देखिए आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, 2 निकल आपके पास हो जाएंगे। ऑक्सीजन OH आपके पास इधर 4 हैं और इधर आपके पास 6 हैं, माने कि आपके पास 2 OH बच गए। अब 2 OH में से एक तो पानी निकाल देगा यहाँ पर। ठीक है, और जो एक O डबल निगेटिव बचेगी वो ऊपर वाले CD++ के साथ क्या कर जाएगी, क्रिया कर जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा कि ये 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। कटने के बाद आप CD को यहाँ रख लीजिए और 2 NiOH का होल थ्राइस यहाँ रख लीजिए। एरो के बाद आप देखिए आपको 2 CD मिलेंगे, और 2 CD के बाद आपको क्या मिल रहा है, +2 NiOH का, 2 CD आप इसलिए नहीं लिखेंगे, आपके पास CD भी है और नीचे वो डबल निगेटिव है। ठीक है, तो आप देखिए नीचे वाले समीकरण की भी 2 से गुणा हुई है, तो आपके पास 2 O नेगेटिव हैं, एक O नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा और फिर क्या बना लेगा, CDO बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका CDO बन जाएगा, NiOH का होल ट्वाइस बन गया, और क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो ये आपकी क्रिया थी किसकी, निकल कैडमियम सेल की। तो इसमें हम ज़्यादा प्रेशराइज इसको आपको नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी NCERT के अंदर इस सेल का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट छोटी सी बात कही गई है इसलिए मैंने आपको ये दे दी। ठीक है, ओवरऑल जल्दी से आप देख लीजिए, निकल कैडमियम सेल में कैडमियम एनोड का काम कर रहा था, डी ब्लॉक का तत्व है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये बना लिए। कैथोड का काम ग्रेफाइट कर रहा था, तो वो अक्रियाशील होता है, इसलिए विद्युत अपघट्य आ गया सामने। महत्वपूर्ण बिंदु था कि ये +3 से +2 में जाएगा। राइट सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके गया होगा, जब जाएगा ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, नीचे भी तो 2 ही ग्रहण होंगे। जब आप 2 से गुणा करेंगे तो ये आपके 2 हो जाएंगे, और यहाँ आपके पास 6 OH हैं, यहाँ आपके पास 4 ही है। इसका मतलब 2 OH में से एक पानी निकल गया होगा, और एक O जो डबल माइनस बचा होगा वो ऊपर वाले CD के साथ क्रिया करके CDO बना लेगा। बहुत प्यार से आप अपने इलेक्ट्रॉन काटिए, रिएक्टेंट को नीचे उतारिए और प्रोडक्ट्स को भी नीचे उतार लीजिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के वीडियो के अंदर आपने जो है वो एक तो निकल कैडमियम सेल पढ़ी और दूसरा संक्षारण। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है।